हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिव स्टडी ऑफ लॉ। फ्रेंड्स, हम लोग इंडियन पेनल कोड 1860 भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत न्याय परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ साथ उनके उत्तर को डिस्कस कर रहे थे। तो एक कंप्लीट सीरीज इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चंस आपको हमारे यूट्यूब चैनल शिव स्टडी ऑफ लॉ पर मिल जाएगी, जिसके अंतर्गत हम लोग आईपीसी के ऐसे प्रश्नों को डिस्कस कर रहे थे जो कि न्याय परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं और जिनकी आने की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है। तो आज के टॉपिक में हम लोग भारतीय दंड संहिता 1860 के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक मानहानि डेफिमेशन से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर्स को डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये जो टॉपिक है इससे प्री और मेंस एग्जाम में सबसे ज़्यादा प्रश्नों को पूछा जाता है। तो आईपीसी के सेक्शन 499 499 से 502 तक में मानहानि और मानहानि के लिए दंड और मानहानि के जो एलिमेंट्स हैं उनके बारे में बताया गया है। तो आज के टॉपिक में हम लोग डिटेल से किस तरीके से मेंस मुख्य परीक्षा में क्वेश्चंस के आंसर को लिखना है उसको डिस्कस करेंगे। इससे पूर्व हम लोगों ने आईपीसी के इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चंस के आंसर्स को डिस्कस किया। तो आज के टॉपिक में डिफेमेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो को शुरू करने से पहले बता दें कि आप लोग आईपीसी के सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर्स को फॉलो करना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल शिव स्टडी ऑफ लॉ पर जब जाएंगे तो आपको होम पेज पर एक प्लेलिस्ट का ऑप्शन मिलेगा, थर्ड ऑप्शन। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको भारतीय दंड संहिता 1860 मुख्य परीक्षा मेंस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह जो है एक ही प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। इस प्लेलिस्ट को ओपन करके आप 1 बाय 1 वीडियो को फॉलो करके देख सकते हैं। इसके अलावा आप एविडेंस, सीआरपीसी एवं अन्य जो माइनर एक्ट्स हैं उनके भी वीडियोज को फॉलो कर सकते हैं। सबकी जो सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है, जैसे कि आप उत्तराखंड एपीओ की प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो उसकी भी प्लेलिस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगी। और जो लोग बिहार एपीओ मेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और जिन लोगों को लॉ से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चंस विद आंसर्स चाहिए तो उन लोगों के लिए भी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, बिहार एपीओ मुख्य परीक्षा मेंस एग्जाम कंप्लीट मटेरियल ओनली फॉर बिहार एपीओ। और हिंदी मीडियम वालों के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी ये प्लेलिस्ट। यहाँ पर आपको आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस और माइनर एक्ट के सभी इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स आपको 1 बाय 1 वीडियो में मिल जाएंगे, जिसको फॉलो करके आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। आज का टॉपिक डेफिमेशन मानहानि के संबंध में है, जो कि आईपीसी की धारा 499 से 502 में दिया गया है। तो इसके अंतर्गत जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मेंस में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं कि मानहानि को परिभाषित कीजिए तथा इसके आवश्यक तत्वों को, इम्पोर्टेंट्स एलिमेंट्स की विवेचना कीजिए। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 499 के अनुसार मानहानि तथा उसके अपवादों की विवेचना कीजिए, यानी कि कितने एक्सेप्शंस दिए गए हैं। तो धारा 499 में आपको ये चीज़ याद रखनी है कि 10 अपवाद दिए गए हैं, क्योंकि ये प्री में पूछा जाता है कि धारा 499 में कितने अपवाद दिए गए हैं मानहानि के। तो आप प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखें कि टोटल 10 अपवाद दिए गए हैं। मानहानि को परिभाषित कीजिए, शॉर्ट में क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, और मानहानि के आवश्यक तत्वों का उदाहरण देकर समझाइए। ये जो क्वेश्चंस हैं शॉर्ट में हैं और इन्हीं को मिला करके आपका लॉन्ग क्वेश्चन बन जाता है। मानहानि का अपराध क्या है? भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 499 के अंतर्गत अपवाद क्या क्या हैं, इनको बताइए। तो इन सब प्रश्नों को हम लोग डिटेल से किस तरीके से आंसर्स में लिखना है देखेंगे। तो मानहानि का अपराध एवं उसके लिए जो दंड है, तो मानहानि के संबंध में जो प्रावधान है वो भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 499 से लेकर के 502 तक में निम्नलिखित उपबंध किए गए हैं। तो धारा 499 जो है आईपीसी की क्या कहती है, मानहानि की परिभाषा देती है, यानी जो कोई या तो बोले गए या फिर पढ़े जाने वाले शब्दों के लिए आश्रित है या फिर संकेतों के द्वारा या फिर दृश्य रूपणों के द्वारा किसी भी व्यक्ति के बारे में कोई भी लांछन इस आशय से लगाता है या उसको प्रकाशित करता है कि ऐसे लांछन से ऐसे व्यक्ति की ख्याति जो है, गुडविल है, उसकी अपहानि की जाए, या ये जानते हुए या विश्वास रखते हुए या विश्वास रखने का कारण रखते हुए उस पर ऐसे लांछन लगाता है,
या उनको प्रकाशित करता है कि ऐसे लांछन से ऐसे व्यक्ति की जो ख्याति है उसकी हानि होगी। तो ये तास्मिन पश्चात अपवादित जो दशाएं हैं, जो 10 दशाएं दी गई हैं, उनको छोड़ करके, यानी कि जो 10 अपवाद दिए गए हैं उनके सिवाय उसके बारे में यही कहा जाएगा कि उस व्यक्ति की मानहानि की गई है। मानहानि के जो आवश्यक तत्व हैं, किन तत्वों के होने से मानहानि का अपराध गठित होता है, तो ये बहुत आवश्यक है कि आपको इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स की जानकारी होना चाहिए। तो मानहानि के अपराध जो हैं उसके निम्नलिखित आवश्यक तत्व उपस्थित होने से ही मानहानि का अपराध गठित होता है। पहला है कि किसी भी व्यक्ति पर कोई लांछन लगाया गया हो या उसको प्रकाशित किया गया हो। ऐसा जो लांछन है वो या तो बोले गए शब्दों के द्वारा हो, फिर या फिर पढ़ने के लिए आश्रित शब्दों के द्वारा किया गया हो, या फिर संकेतों के द्वारा हो, दृश्य रूपणों के द्वारा लगाया गया हो। ऐसा लांछन क्षति पहुंचाने के प्रयोजन से लगाया गया हो। ये सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स है। तो किसी भी व्यक्ति पर लांछन लगाया जाना या प्रकाशित किया जाना, इससे क्या तात्पर्य है? जब किसी व्यक्ति पर कोई भी लांछन लगाया या प्रकाशित किया जाता है तब तक कोई कथन मानहानि हो सकता है, लेकिन जब तक कि कोई भी लांछन लगाया या प्रकाशित नहीं किया जाता है तब तक वो मानहानि की कोटि में नहीं आता है। तो इस प्रकार प्रकाशन जो है मानहानि के अपराध का एक आवश्यक तत्व है। इसके संबंध में एक इम्पॉर्टेंट केस ला है PR रामकृष्णन बनाम सुब्बा रम्मा का मामला है, 1988 का है। इस मामले में केरल हाई कोर्ट ने निर्धारित किया था, इस बात के जो मुख्य तथ्य थे वो इस बात थे कि प्रकाशन जो है प्रकाशित मानने से इनकार कर दिया गया था। जहां परिवादकर्ता के वकील ने एक पार्टी को नोटिस भेजा था, पार्टी के वकील ने नोटिस का जो है जवाब अपने स्टेनो से लिखवाया था। उसमें कुछ मानहानिकारक बातें थीं, वे परिवादकर्ता के वकील को भेज दी गई थीं। स्पष्टीकरण एक जो है मृत व्यक्ति की मानहानि के संबंध में प्रावधान करता है। तो स्पष्टीकरण एक में ये बताया गया है, क्या मृत व्यक्ति की भी मानहानि हो सकती है? तो बिल्कुल हो सकती है, यानी किसी भी मृत व्यक्ति को कोई लांछन लगाना मानहानि की कोटि में आ सकेगा यदि वह लांछन उस व्यक्ति की ख्याति की, यदि वह जीवित होता, अपहानि करता और उसके परिवार या अन्य निकट संबंधियों को भी भावनाओं को उनको उपपत्ति के लिए आश्रित होता, तो वो मानहानि की कोटि में आएगा। स्पष्टीकरण 2 जो है कृत्रिम व्यक्ति की मानहानि, यानी आर्टिफिशियल पर्सन जो है, जैसे कि कोई कंपनी है, संगम है या व्यक्तियों के समूह के संबंध में उसकी वैसी हैसियत में कोई भी लांछन लगाना मानहानि की कोटि में आ सकेगा। तो जो कृत्रिम व्यक्ति हैं उनकी भी मानहानि की जा सकती है। ऐसा जो लांछन है, इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि कोई भी लांछन निम्नलिखित तरीकों में से किसी भी तरीके के द्वारा लगाया जा सकता है। यदि वो इस तरीके से लगाया जाता है तो मानहानि की कोटि में आ सकेगा, जैसे कि या तो बोले गए शब्दों के द्वारा हो, या फिर पढ़े जाने के लिए आश्रित शब्दों के द्वारा हो, या फिर संकेतों के द्वारा हो, या फिर दृश्य रूपणों के द्वारा लगाया गया हो, तो वो मानहानि की कोटि में आएगा। धारा 499 का जो स्पष्टीकरण 3 है वो ये स्पष्ट करता है कि ऐसा लांछन जो मानहानि की कोटि में आ सकेगा जो तो अनुकल्प के रूप में या फिर व्यंग्योक्ति के रूप में लगाया गया है। धारा 499 के दृष्टांत जो हैं ऐसी स्थिति को पूर्ण रूप से स्पष्ट करते हैं। तो दृष्टांत जो ये है, ये यह विश्वास कराने के आशय से कि बाई ने बी की घड़ी अवश्य चुराई है। ये यानी ये विश्वास कराने के आशय से कि बाई ने बी की घड़ी अवश्य चुराई है। ये कहता है बाई एक ईमानदार व्यक्ति है, उसने बी की घड़ी कभी नहीं चुराई है जब तक कि वे अपवादों में से किसी के अंतर्गत ना आता हो, तो ये मानहानि है। यानी कि अपवादों के अंतर्गत आता है तो मानहानि नहीं होगा, यदि अपवादों के अंतर्गत नहीं आता है तो मानहानि का अपराध गठित होगा। दृष्टांत बी क्या कहता है? ए से पूछा जाता है कि बी की घड़ी किसने चुराई, और ए ने ये विश्वास कराने के आशय से कि जो बाई ने है बी की घड़ी चुराई है, बाई की ओर संकेत करता है। तो जब तक कि ये अपवादों में ना हो, जो 10 अपवाद दिए गए उसके अंतर्गत किसी में ना आता हो, तो ये मानहानि का अपराध गठित करेगा। तीसरा दृष्टांत है, ये या विश्वास कराने के आशय से कि बाई ने बी की घड़ी चुराई है। ये विश्वास कराने के आशय से कहता है कि बाई ने बी की घड़ी चुराई है और बाई का एक चित्र खींचता है जिसमें वे बी की घड़ी को लेकर भाग रहा था। जब तक कि ये अपवादों में ना आता हो तो ये भी मानहानि की कोटि में आएगा। लांछन से क्षति या नुकसान पहुंचाने के आशय से लगाया जाने से क्या तात्पर्य है? तो लांछन यानी कि कोई भी कथन तब तक मानहानिकारक नहीं होता है जब तक कि वह किसी को नुकसान, क्षति या ख्याति को अपहानि के आशय से न लगाया गया हो। परंतु जैसा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 499 का स्पष्टीकरण 4 बताता है, तो स्पष्टीकरण 4 क्या कहता है इसको देखते हैं कि कोई भी लांछन
तब तक किसी व्यक्ति की ख्याति की अपहानि करने वाला नहीं कहा जाता है जब तक कि लांछन यानी कि पहला है दूसरों की दृष्टि में प्रत्यक्षता या अप्रत्यक्षता उस व्यक्ति के सदाचारिक या बौद्धिक स्वरूप से ये ना करे, या दूसरा है उस व्यक्ति की जाति के या उसकी आजीविका के संबंध में उसके सील को ये ना करे, उस व्यक्ति की साख यानी ख्याति को नीचे ना गिराए, और डी है चौथा, ये विश्वास ना कराए कि उस व्यक्ति का शरीर जो है घृणोत्पाद दशा में है या ऐसी दशा में है जो साधारण रूप से निकृष्ट हो। तो जो लांछन है वो व्यक्ति की ख्याति के संबंध में होगा और अपहानि का अपराध गठित करेगा। इसके संबंध में एक इम्पॉर्टेंट केस ला है सुवेर बनाम पीके सुधाकरण का मामला है, 1987 का है। इस मामले में एक डॉक्टर ने एक लड़की को अभ्यस्त लंपट यानी कि प्रोफेशनल डिवच कहा था और निम्न नैतिक चरित्र वाली यानी कि लो मॉरल कैरेक्टर की लड़की कहा था। लड़की ने साबित कर दिया कि डॉक्टर ने उसकी मानहानि करने के आशय से ऐसा कहा था। न्यायालय ने यह निर्णय किया कि अभियुक्त जो है मानहानि के अपराध के लिए दायी है, परंतु वहां मानहानि के लिए किसी को दायी नहीं ठहराया जा सकता है जहां पीड़ित व्यक्ति को किसी भी प्रकार की अपहानि ना हुई हो। जैसे कि उदाहरण स्वरूप ए ने बी पर यह लांछन लगाया कि बी ए की विधवा चाची के घर में देर रात तक रुका रहा, ये वहां पर जरूर संभोग करने के आशय से गया होगा। चाची का कहना था कि वे ना तो जाति से बाहर निकाली गई है और ना ही पंचायत के द्वारा दोषी करार दी गई है। तो इस मामले में निर्णीत किया गया कि ऐसा जो कथन है वो मानहानिकारक नहीं था, क्योंकि ए की चाची लोगों की नज़रों में गिरी नहीं थी, उसका कैरेक्टर खराब नहीं था, उसका कैरेक्टर साफ सुथरा था। तो यहाँ पर मानहानि का अपराध नहीं गठित होगा। मानहानि के जो इम्पोर्टेंट 10 अपवाद दिए गए हैं, इनकी जानकारी आपको होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनसे प्री में सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं और मेंस में ये अपवाद लिखने के लिए आते हैं। क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन सिर्फ ये पूछ दिया जाता है कि मानहानि के 10 अपवादों को आप बताएं, कौन कौन से 10 अपवाद हैं जिनके अंतर्गत मानहानि का अपराध गठित नहीं होता है। तो भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 499 में मानहानि के संबंध में निम्नलिखित 10 अपवादों को बताया गया है। जैसा कि हमने कहा प्री में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है ये क्वेश्चंस, जिनके अधीन आने वाले कथन मानहानिकारक होते हुए भी मानहानि करने वाले नहीं माने जाते हैं। यानी कि कथन ऐसे होते हैं कि वो मानहानिकारक होते हुए भी उनको मानहानि के दायरे में नहीं रखा गया है। पहला अपवाद जो है लोकहित के लिए सत्यवाद का लांछन लगाना, यानी कि जो लोकहित पब्लिक के लिए सत्यवाद का यदि कोई लांछन लगाया जाता है तो ऐसा लांछन जो है वो मानहानि डेफिमेशन के अंतर्गत नहीं आएगा। किसी भी ऐसी बात का लांछन लगाना जो किसी व्यक्ति के संबंध में सत्य हो, मानहानि नहीं है। यदि वे लोक कल्याण के लिए हो, लांछन लगाया जाए या प्रकाशित किया जाए, वे लोक कल्याण के लिए है या नहीं, ये तथ्य का प्रश्न है कि वे लोक कल्याण के लिए है या कि नहीं। परंतु जब आलेख सत्य होने का आधार पर प्रतिवाद किया जाए तो ये आवश्यक है कि संपूर्ण अपलेख जो है वो सत्य हो, क्योंकि अपलेख का कुछ भाग सत्य होना बचाव के लिए पर्याप्त नहीं होता है। दूसरा अपवाद है लोक सेवकों का लोकाचरण। लोक कृत्यों के निर्वहन में लोक सेवकों के आचरण के विषय में या सील के विषय में, जहाँ तक उनका सील आचरण से प्रकट होता है, ना कि उससे आगे कोई राय चाहे वे कुछ भी हो, सद्भावना पूर्वक यानी कि गुड फैथ में की गई अभिव्यक्त करना मानहानि नहीं है। इस प्रकार जो व्यक्ति लोक सेवक का पद धारण करता है उसे लोक कार्यों के बारे में की जाने वाली आलोचनाओं को सुनने के लिए तैयार रहना चाहिए। इसके संबंध में एक इम्पॉर्टेंट केस ला था ए के जैन बनाम सिक्किम राज्य का मामला है, 1992 का केस ला है। इस मामले में न्यायालय ने एक कंपनी के चेयरमैन और प्रबंधक निदेशक को एक अखबार में अपलेख प्रकाशित करने पर दायी ठहराने से इनकार कर दिया। अब मानहानि के अपराध के अंतर्गत मानने से इनकार किया क्योंकि वे इस मामले में व्यक्तिगत रूप से शामिल थे। अपवाद जो तीसरा है, किसी भी लोक प्रसंग के संबंध में किसी व्यक्ति का आचरण, यानी किसी भी लोक जो पब्लिक के संबंध में प्रश्न है उसके संबंध में किसी व्यक्ति के आचरण को प्रकट नहीं किया जाएगा। किसी भी लोक प्रश्न पर किसी व्यक्ति के आचरण के विषय में और उसके सील के विषय में, जहाँ तक कि उसका सील उस आचरण से प्रकट होता हो, ना कि उसके आगे कोई राय या चाहे कुछ भी हो, उसकी अभिव्यक्ति सद्भावनापूर्वक करना जो है मानहानि नहीं होगा। तो यहाँ पर जितनी भी बातें हैं वो यदि सद्भावनापूर्वक गुड फैथ में की जाती हैं और पब्लिक वेलफेयर में की जाती हैं तो वो मानहानि के अंतर्गत नहीं आएंगी। नेक्स्ट है अपवाद 4, न्यायालयों की कार्रवाइयों की जो रिपोर्टों का प्रकाशन,
न्यायालय की जो कार्रवाइयाँ हैं उनकी रिपोर्टों का प्रकाशन है वो मानहानि के दायरे में नहीं आएगा। किसी भी न्यायालय की कार्रवाई को या किन्हीं ऐसी कार्रवाइयों के परिणाम की सारता सही रिपोर्ट को प्रकाशित करना मानहानि नहीं है। नेक्स्ट है, अब बात 5 है, निर्णीत मुकदमे के बारे में सद्भावनापूर्वक व्यक्त की गई राय। यानी जो मामले निर्णीत हो चुके हैं उनके बारे में यदि सद्भावनापूर्वक कोई भी राय व्यक्त की गई है वो मानहानि की कोटि में नहीं आएगा। किसी ऐसे मामले के गुणावगुण के विषय में, चाहे वो सिविल हो या फिर क्रिमिनल यानी आपराधिक मामले हो, जो किसी न्यायालय के द्वारा विनिश्चित हो चुका है, या किसी भी ऐसे मामले के पक्षकार, साक्षी हैं या अभिकर्ता के रूप में किसी भी व्यक्ति के आचरण के विषय में, व्यक्ति के सील के विषय में, जहाँ तक कि उसका सील उस आचरण से प्रकट होता हो, ना कि उससे आगे। यानी कोई राय चाहे वो कुछ भी हो, सद्भावनापूर्वक अभिव्यक्त करना है तो वो मानहानि नहीं है। नेक्स्ट जो है अपवाद है 6, लोक कृति के गुणागुण। यानी किसी ऐसी कृति के गुणागुण के विषय में जिसको उसके अभिकर्ता ने लोक निर्णय के लिए रखा हो, या कर्ता के सील के विषय में जहाँ तक कि उसका सील ऐसी कृति में प्रकट होता है, ना कि उससे आगे कोई भी राय सद्भावनापूर्वक अभिव्यक्त करता है तो वो मानहानि नहीं है। इसके संबंध में एक स्पष्टीकरण भी है और दृष्टांत भी दिए गए हैं। यानी कोई कृति जो लोक के निर्णय के लिए अभिव्यक्त रूप से या कर्ता की ओर से किए गए ऐसे कार्यों के द्वारा जिनसे लोक निर्णय के लिए ऐसा रखा जाना विवक्षित हो, इम्प्लाइड हो, रखी जा सकती है। दृष्टांत है, पहला है कि ये जो व्यक्ति पुस्तक प्रकाशित करता है उस पुस्तक को लोक निर्णय के लिए भी रखता है। दूसरा है, वे व्यक्ति जो लोक के समक्ष भाषण देता है उस भाषण को लोक के लिए, निर्णयों के लिए रखता है। यानी जो व्यक्ति कोई पुस्तक को प्रकाशित करेगा तो वो लोक निर्णय के लिए रखेगा कि उसमें जो पब्लिक है अपना विचार व्यक्त कर सकती है। यदि कोई व्यक्ति पब्लिक में भाषण देता है तो पब्लिक जो है उस भाषण के पर कमेंट कर सकती है, उसके लिए भी रखेगा। तीसरा है कि वह अभिनेता या गायक, यानी कि कोई भी अभिनेता या गायक जो किसी लोक रंगमंच पर आता है अपने अभिनय या गायन को लोक निर्णय के लिए भी रखता है, लोक निर्णय के लिए प्रकट करेगा। अब बात 7 जो है, विधिपूर्ण प्राधिकारी के द्वारा सद्भावनापूर्वक की गई परिनिंदा। यानी किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो किसी अन्य व्यक्ति के ऊपर कोई ऐसा प्राधिकार रखता हो जो या तो विधि के द्वारा प्रदत्त हो या फिर उस अन्य व्यक्ति के साथ की गई किसी विधिपूर्ण संविदा से उद्भूत हो, ऐसे विषयों में जिनसे कि ऐसा विधिपूर्ण प्राधिकार संबंधित हो या उस अन्य व्यक्ति के आचरण की सद्भावनापूर्वक की गई परिनिंदा तो को मानहानि नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट अपवाद है 8वां, प्राधिकृत व्यक्ति के समक्ष सद्भावनापूर्वक अभियोग लगाना। किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध कोई भी अभियोग ऐसे व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के समक्ष सद्भावनापूर्वक लगाना जो उस व्यक्ति के ऊपर अभियोग की विषय वस्तु के संबंध में विधिपूर्ण प्राधिकार रखते हों, मानहानि नहीं है। इसके संबंध में जो दृष्टांत दिया गया है, यदि ये एक मजिस्ट्रेट के समक्ष बाई पर सद्भावनापूर्वक अभियोग लगाता है, यदि ये एक सेवक बाई के आचरण के संबंध में बाई के मालिक से सद्भावनापूर्वक शिकायत करता है, यदि ये एक शिशु बाई के संबंध में बाई के पिता से सद्भावनापूर्वक शिकायत करता है तो ये इस अपवाद के अंतर्गत आता है। इसके संबंध में एक इम्पॉर्टेंट केस ला है कुंवर लाल बनाम पंजाब राज्य 1963 सुप्रीम कोर्ट का मामला है। इस मामले में जो 8वां अपवाद है उससे संबंधित मामला था। इसमें अभियुक्त ने जिला पंचायत अधिकारी लुधियाना के यहाँ एक परिवाद दायर किया जिसमें यह कथन किया गया था कि राम सखी जो एक बदचलन महिला है उसके कई गुंडों से अवैध संबंध हैं। इन लोगों के राम सखी के पास आने के कारण मोहल्ले पर गलत प्रभाव पड़ता है। ये निर्धारित किया गया कि अभियुक्त जो है 8वें अपवाद का लाभ प्राप्त नहीं कर सकता था क्योंकि जिला पंचायत अधिकारी ऐसे परिवादों को सुनने के लिए प्राधिकृत नहीं था। नेक्स्ट अपवाद जो है 9वां, अपने या अन्यों की हितों की रक्षा या सुरक्षा के लिए लांछन लगाना। तो किसी भी अन्य सील पर लांछन लगाना मानहानि नहीं है, परंतु ये तब जबकि उसने लगाने वाले व्यक्ति के या किसी अन्य व्यक्ति के हित की संरक्षा के लिए या लोक कल्याण के लिए वह लांछन सद्भावनापूर्वक लगाया गया हो तो ये मानहानि नहीं होगा। उदाहरण स्वरूप मान लीजिए कि ये एक दुकानदार है और यह बी से जो उसके कारोबार का प्रबंध करता है कहता है कि बाई को कुछ मत बेचना जब तक कि वह तुम्हें नगद दाम ना दे दे क्योंकि उसकी ईमानदारी के बारे में मेरी राय अच्छी नहीं है। यदि उसने बाई पर लांछन अपने हितों की रक्षा के लिए सद्भावनापूर्वक लगाया है तो ये इस अपवाद के अंतर्गत आता है। दूसरा उदाहरण है एक मजिस्ट्रेट अपने वरिष्ठ अधिकारी की रिपोर्ट देते हुए बाई के सील पर लांछन लगाता है। यहाँ यदि ये लांछन सद्भावनापूर्वक और लोक कल्याण के लिए लगाया गया है तो ये इस अपवाद के अंतर्गत आता है।
10वां अपवाद है, अंतिम अपवाद है, दूसरे व्यक्ति को सद्भावनापूर्वक सावधान करना। तो एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के विरुद्ध सद्भावनापूर्वक सावधान करना मानहानि नहीं है, परंतु ये तब जबकि ऐसी सावधानी उस व्यक्ति की भलाई के लिए जिसे वे दी गई हो, या किसी ऐसे व्यक्ति की भलाई के लिए जिससे वे व्यक्ति हितवद्ध हो, जिसमें उसका हित निहित हो, या लोक कल्याण के लिए आश्रित होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये जो इम्पोर्टेंट्स 10 अपवाद हैं मानहानि के, इनकी हेडिंग्स आपको अच्छे से याद रखना है। तो हेडिंग जब आपको याद रहेंगी तो आप आसानी से इसके अंदर जो मैटर देना है किस तरीके से आप दे सकते हैं आसानी से, क्योंकि कोई भी कार्य जो है वो सद्भावनापूर्वक गुड फैथ में किया जाएगा तो वो मानहानि के अंतर्गत नहीं आएगा। तो यहाँ तक हम लोगों ने मानहानि के 10 अपवादों को डिस्कस किया। अब हम लोग देखते हैं कि मानहानि के लिए दंड है वो धारा 500 में दिया गया है। कितना दंड दिया जा सकता है? तो धारा 500 मानहानि के लिए दंड, पनिशमेंट फॉर डेफेमेशन, सेक्शन 500 प्रावधान दिया गया है। यानी जो कोई किसी अन्य व्यक्ति की मानहानि करेगा वे सादा कारावास, जिसकी अवधि जो है 2 वर्ष तक की हो सकेगी, या फिर जुर्माने से या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। तो धारा 500 में जो कारावास दिया गया है वो 2 वर्ष तक का दिया गया है, और साधारण कारावास दिया गया है, और जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किया जा सकता है। धारा 501 ये प्रावधान करती है कि मानहानिकारक जानी हुई बातों को मुद्रित या उत्कीर्ण करना। इसके लिए यदि कोई ऐसी वस्तु या कोई भी पदार्थ को जो मुद्रित है उसको यदि उत्कीर्ण करता है और जानता है कि वे मानहानिकारक हैं, तो उसके लिए जो दंड है वो 2 वर्ष का साधारण कारावास या जुर्माना या फिर दोनों सेम दंड है 500 और 501 में। 502 में क्या दंड है? मानहानिकारक विषय रखने वाले मुद्रित या उत्कीर्ण पदार्थ बेचना। इसके लिए जो दंड है साधारण कारावास 2 वर्ष तक का या फिर जुर्माना या फिर दोनों। तो सेम दंड दिया गया है धारा 500, 501, 502 में दंड के संबंध में कि कितना पनिशमेंट दिया जाएगा डेफेमेशन के अपराध में। तो इसमें आपको कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं रखना है, क्योंकि धारा 500, 501, 502 में सेम जो पनिशमेंट दिया गया है साधारण कारावास, 2 वर्ष का साधारण कारावास या जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किया जा सकता है। फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में हम लोगों ने भारतीय दंड संहिता 1860 के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डेफेमेशन, मानहानि के इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को देखा, उसके साथ साथ किस तरीके से आंसर्स को लिखना है उसको देखा। तो यदि आप लोग आईपीसी से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चंस के आंसर्स को आना चाहते हैं, तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि आप जब चैनल शिव स्टडी ऑफ लॉ के होम पेज पर जाएंगे तो आपको यहाँ पर 3rd ऑप्शन प्ले लिस्ट का दिखेगा। यहाँ पर आपको एक सेपरेट प्ले लिस्ट बनी हुई है भारतीय दंड संहिता 1860 मुख्य परीक्षा मेंस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह। यहाँ पर आपको सभी वीडियो आईपीसी के मिल जाएंगे। जैसे ही आप प्ले लिस्ट को ओपन करेंगे तो प्ले लिस्ट ओपन करते ही आपके सामने साइट में आईपीसी के इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चंस विद आंसर्स के सभी वीडियो आपके सामने उपलब्ध हो जाएंगे। इस प्ले लिस्ट को आप प्ले करके सभी वीडियो को 1 बाय 1 करके देख सकते हैं, या फिर आपको जो भी टॉपिक इम्पोर्टेंट लगे, किसी इम्पोर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखना चाहते हैं, उसको भी यहाँ पर आप फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पर जितनी भी वीडियो हैं आईपीसी से रिलेटेड हैं वो सभी आपको मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि जो आज का वीडियो है आप लोगों के लिए मेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। और इसी तरीके के इम्पॉर्टेंट और सिलेक्टेड वीडियो पाने के लिए, जैसे कि एविडेंस हैं, सीआरपीसी है और अदर जो लॉ हैं उनके इम्पॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर्स को यदि आप पाना चाहते हैं तो बने रहें अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल शिव स्टडी ऑफ लॉ पर। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और पास में जो बेल आइकन आएगी इसको प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको आगे आने वाली सभी वीडियो की सूचना समय से मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।